Hey students, I am back with a new video. Today we are going to study about Colroy law. So students, if you remember, then in previous video we have covered the topic of conductance, right? We have studied about conductance, conductors and what are the factors which affect the conductance, and we have also dealt with the various terms which are related to this conductors, right? So in this video we are going to study about Colroy law. Students, before moving into the topic, we should get a brief introduction about the topic which we have already studied. So students, let's see what we have studied in previous video. So if you remember, then student, I have told you that if we talk about the specific conductance, specific conductance is represented by kappa K, right? Specific conductance is represented by kappa K. Now this value, specific conductance, depends on the volume. This value depends on the volume. So students, if we talk about concentration and conductance, अगर हम concentration और conductance के बीच में relationship देखते हैं तो students क्या होता है, अगर हम concentration बढ़ाते हैं, अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस विल आल्सो इंक्रीज। अगर नंबर्स ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे बच्चों तो कंडक्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर्स ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। कब इंक्रीज हो रहे हैं? जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे इसका मैं ऑपोजिट अगर देखूं तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, कंसंट्रेशन कम करना। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है डाइल्यूट करना। अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रही हूँ, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, इट मीन्स वी आर एडिंग वाटर। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक डाइल्यूशन, सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, ओके। तो बच्चों देखो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं मतलब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा बच्चों, आपको खुद को पता है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे आयनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ भी केस हो, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन का क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम कोई भी केस ले लें, अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे तो आयंस कम होने की वजह से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी बच्चों, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। नंबर्स ऑफ आयंस कम होने की वजह से जो कंडक्टेंस है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? देखो, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस टर्म है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले कहा वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है, नंबर्स ऑफ आयंस कितने हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम में, अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ आयंस कम है पर्टिकुलर वॉल्यूम में तो कंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ आयंस में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं वॉल्यूम बढ़ने से, ठीक है। तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस जो है, अगर हम कंक्लूड करें तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर्स ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कंडक्टेंस के लिए, हम ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आपको उसको याद रखना है कि कंडक्टेंस कब बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, याद रखना है बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस पे या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क करता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं ताकि हम कोलरॉश लॉ को और अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स सी हाउ इट गेट अफेक्टेड। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू दैट हम मोलर कंडक्टेंस के बारे में देखेंगे। तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डाइल्यूशन के। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो नंबर्स ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। डाइल्यूशन करने पे आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। अगर डाइल्यूशन पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। दोनों ही केस में देखिए, आप ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों ही केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ कंडक्टेंस जो होता है मोबिलिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, नंबर ऑफ आयंस से भी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस तो उतने के उतने ही रहेंगे, पर उन आयंस को स्पेस मिल जाएगा तो उनको मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो आयंस और बनना शुरू होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन पे बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से, दोनों ही केस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन करने पे बढ़ जाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन की, मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं बच्चों कोलरॉश लॉ की तरफ। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट दी कोलरॉश। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी हम कंसंट्रेशन का ग्राफ, अंडर रूट कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दूसरा ग्राफ मिलेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दूसरा। ये हम ऑलरेडी कंसंट्रेशन फैक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा, मतलब जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ये है हमारे पास में ग्राफ और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, सपोज KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टेंस कम है और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है बच्चों स्ट्रॉन्ग वीक के अंदर। तो धीरे धीरे इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। देख रहे हैं, पहले कम थी, उसके बाद और बढ़ी फिर और बढ़ रही। ठीक है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो कंसंट्रेशन फैक्टर वाली वीडियो है उसमें ऑलरेडी हम उसको कवर कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये ग्राफ तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इस ग्राफ में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो आपको जीरो कंसंट्रेशन पे, ये जीरो कंसंट्रेशन है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, जब कंसंट्रेशन जीरो है मतलब डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन जीरो है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये रही मोलर कंडक्टिविटी, किसके लिए, KCl के लिए हमें मिल गई। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों, तो हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट भी करेंगे ना तो ये कभी भी इस ज़ीरो कंसंट्रेशन पे ये कनेक्ट नहीं होगा। तो हमने ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम शो करेंगे एज नॉट या फिर और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, नॉट की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। तो हमें ये मिल सकता है फॉर स्ट्रॉन्ग, लेकिन वीक के लिए हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट भी करते हैं तो ये ज़ीरो कंसंट्रेशन पे जाके कनेक्ट नहीं होता है। तो हमने ये देखा था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो हम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देन वी विल यूज कोलरॉश लॉ। तो हम कोलरॉश लॉ का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यूज क्यों कर रहे हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोलरॉश लॉ का यूज करते हैं। नाउ bang on, we are going to move on the topic. So let's see the what is Kohlrausch law, what is the definition of Kohlrausch law, and how it can be used to identify the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक की तरफ। ये हमें अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कोलरॉश लॉ। तो बच्चों, कोलरॉश लॉ का फर्स्ट पॉइंट ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है। मतलब उसमें जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी एटम्स, सॉरी जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स है, सबके सब आयनाइज हो जाते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, और जब वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एक और चीज़ होती है कि इंटर जो आयनिक अट्रैक्शन होता है वो एब्सेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखो बच्चों, जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से इक्वल अमाउंट में आयंस होंगे, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग अ हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से होंगे। आपने जब डाइल्यूट किया, मतलब इसमें वाटर ऐड किया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही जो आयंस हैं ये सारे इस वॉल्यूम में स्कैटर्ड हो जाएंगे, मतलब ये पहले पास में थे, अब ये दूर हो जाएंगे, और दूर होने की वजह से, डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आयंस दूर हो जाएंगे, और दूर होने की वजह से इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन था, इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं, या फिर वो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो एब्सेंट हो जाता है तभी हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आपने इतना वाटर ऐड कर दिया है, इतना डाइल्यूट कर दिया है कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो गया है, ख़त्म हो चुका है, तो हर एक आयन, ईच आयन, जो हर एक आयन है वो ईजिली मूव कर पाएगा, फ्रीली मूव कर पाएगा। सो ईच आयन विल फ्रीली मूव, ठीक है, हर एक आयन फ्रीली मूव कर पाएगा। अगर हर एक आयन फ्रीली मूव कर पाएगा तो हर एक आयन की जो मोबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर दी कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, सो ईच आयन विल बी responsible for, each ion will be responsible for total molar conductivity of electrolyte। बच्चों मेरे पॉइंट्स में ये पूरी एक डेफिनेशन है, पर मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली बात समझ में आए कि क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है, ठीक है, और जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है डाइल्यूशन होने पे, तो उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर जब अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। तो जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो हर एक आयन की मोबिलिटी की वजह से वो अपना अपना कंडक्टेंस शो करती है। तो जो टोटल कंडक्टेंस है, टोटल जो मोलर कंडक्टेंस है वो हर एक आयन की वजह से। क्यों हर एक आयन की वजह से? क्योंकि हर एक आयन यहाँ पे इंडिविजुअल आयन की तरह काम कर रहा है, फ्री आयन की तरह काम कर रहा है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसकी मोबिलिटी कंडक्टेंस को डिसाइड करेगी। तो जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है वो हर एक आयन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक आयन यहाँ पे इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है।
तो हम इसकी एक और टर्म लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट टर्म थी जो मैंने आपको बताई, इसको मैंने बहुत ही सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि और इजी हो जाए समझना, ठीक है। अब मैं इसकी एक और डेफिनेशन बता रही हूँ, मतलब इसी का कंक्लूजन है ये कि आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट शुड बी द सम ऑफ the molar conductance of individual ion which is present in that particular solution। तो molar conductivity जो है वो उस solution में present जितने भी ions हैं उनकी वजह से होती है, ठीक है। तो आप इसकी definition क्या लिख सकते हैं, देखो मैं definition लिख रही हूँ यहाँ पे, the molar conductivity at infinite dilution for any electrolyte should be the sum of the molar conductance of individual ion, this is the core word, of individual ions present in the solution at infinite dilution। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? मैं पूरी डेफिनेशन इसलिए लिखी है ताकि आपको इजी हो नोट डाउन करने के लिए। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो किसकी वजह से होगी, इट विल बी ड्यू टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आयंस विच आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी द कंडक्टिविटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आयंस विच आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो भी आयंस हैं उन सब आयंस की वजह से मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये फर्स्ट डेफिनेशन का ही दूसरा फॉर्म है, कंक्लूजन। मीनिंग दोनों के सेम है, हमने इसमें पूरी रीजंस के साथ में समझाया है, इसमें हमने सिर्फ कंक्लूजन पार्ट लिखा है। तो बच्चों ये तो हो गया कोलरॉश लॉ, ठीक है। इस वजह से कोलरॉश लॉ को आप कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। कोलरॉश लॉ ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, Kohlrausch law of independent migration of ions भी कहते हैं, ठीक है। Kohlrausch law का ये भी बोल सकते हैं, Kohlrausch law is a Kohlrausch law of independent migration of ions, ठीक है। मतलब हर एक आयंस की वजह से, हर एक आयंस माइग्रेट करता है, इस वजह से जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी वो सारे आयंस की वजह से होगी, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया कोलरॉश लॉ। अब हम कोलरॉश लॉ का फॉर्मूला देते हैं, उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। सो लेट्स मूव टू दी फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ कोलरॉश लॉ इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैम्डा और न्यू क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये न्यू प्लस और जो न्यू माइनस है ये क्या है, ये नंबर ऑफ कैटायंस को बताता है। न्यू माइनस मतलब आप बता सकते हैं नंबर ऑफ एनायंस को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास में है लैम्डा प्लस नॉट। तो लैम्डा प्लस नॉट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन की बात करें, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब पॉजिटिव जो आयन है वो कितनी मोलर कंडक्टिविटी दे रहा है, कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इन द सेम वे आप इसके लिए भी बता सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है।
और यहाँ पे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लैम्डा नॉट इनफाइनाइट ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये है नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ एनायंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल इसका फॉर्मूला है, कुछ खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि कोलरॉश लॉ हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। तो लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। In order to find out the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte, we have to select 3 strong electrolyte. What we have to do? We have to select 3 strong electrolyte. Okay, and we have to select 3 electrolyte in such a way that either sum or difference of these 3 electrolyte gives us the electrolyte of which molar conductivity at infinite dilution we have to find out. That is, we have to select the 3 electrolytes. हमें 3 strong electrolyte select करना है और हमें ऐसा select करना है कि उसका sum and जो difference हो, उसका जो sum and difference हो वो किसके बराबर हो, that will be equals to the weak electrolyte. तो बच्चों चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये मीनिंग कहना क्या चाहता है। ठीक है, जब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो हम एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो बच्चों मान के चलो सपोज आई हैव टू फाइंड आउट दी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है Ma। मान के चलो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है अपने पास में Ma। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, M एनीथिंग इज, कोई भी M पॉजिटिव हो सकता है और A नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, Ma लिया है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि M सपोज पॉजिटिव और A जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हम नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उनका हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, उनको एक्स्ट्रा प्लॉट करके। राइट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, तो मैं 1 2 3 पहले ही लिख देती हूँ। अब देखो आपको इलेक्ट्रोलाइट कैसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में क्या है, ये M मेटल है। आई एम यूजिंग दिस ब्लू पेन फॉर दिस इज M मेटल। ठीक है, और आपके पास A माइनस है। ठीक है, तो आप बच्चों एक सॉल्ट ले लीजिए लास्ट में, सपोज NaCl। तो ये अगर पॉजिटिव का है तो इसके पास में चला जाएगा Cl, अगर ये नेगेटिव का है तो इसके पास चला जाएगा Na। ये भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये सॉल्ट तो है ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है। ठीक है, HCl और NaOH से बनता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। अब आपको इन तीनों को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, इन तीनों को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि इसका जो सम और डिफरेंस हो वो किसके बराबर हो, Ma के बराबर हो। तो चलो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। माना कि हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर MCl। ठीक है, तो आपको कैसे दिखाना है इसको, आपको दिखाना है molar conductivity at infinite dilution for M positive plus molar conductivity at infinite dilution, if we are using not तो हम not ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हम infinite भी टर्म यूज़ कर सकते हैं और हम not टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको molar conductivity at infinite dilution निकालना है for ANA, तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर A प्लस, और हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको सिर्फ एक सिंबल लगाना है फॉर Na। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो इस सिंबल के साथ में आपको M को लिखना है पहले। ठीक है, और इसी सिंबल के साथ में आपको Cl लिखना है, फिर आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एक बार A लिखना है। ठीक है, और एक बार Na लिखना है। तो आपको बस
यही करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। उन दोनों का सम करना है, क्योंकि सम करके ही ये बना है। इन द सेम वे अगर मैं NaCl की बात करती हूँ तो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी, देखिए Na इसके साथ में और दूसरी बार में इसके साथ में, तो हो जाएगा प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर Cl। आप इसको प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसको कर दीजिए प्लस, और ये A अपने पास में है माइनस का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपने इस तरीके से इसको लिख दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको NaA भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा करेक्ट मेथड होगा, आप इसको NaA भी लिख सकते हैं। हमेशा हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो कैटायंस को पहले लिखते हैं और एनायंस को बाद में, तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर ही देती हूँ। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते थे NaA, वो तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए उस समय ऐसा लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास में, बहुत सिंपल है, आप इसको वापस से रीअरेंज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे बच्चा, है ना, NaA। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिए Na प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में A माइनस, कुछ भी नहीं, इसको वापस रीअरेंज किया, ठीक है। तो आपको ये 3 इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब आपको इन 3 इक्वेशन को कैसे मिली है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाया आपने, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, एक में M प्लस कर दिया, एक में A माइनस कर दिया, तो जो इसका जो प्लस है वो माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, और इसका जो माइनस है वो प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन बना दी है। अब इस इक्वेशन को बच्चों आपको ऐसे अरेंज करना है कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको किसके बराबर मिले, Ma के बराबर मिले, ठीक है। तो चलो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो आपको करना है जो 1 है, इक्वेशन 1 को आपको प्लस करना है इक्वेशन 2 के साथ में, जो भी आप ये बना रहे हैं ना सॉल्ट बायफॉगेट के जो आपने बनाया है, तो ये 1 और 2 को तो आपको प्लस करना, और 3 वाले से क्या करना है माइनस। अगर आप ये इक्वेशन करते हैं, अगर 1 को आप 2 से प्लस करते हैं और उसको फिर 3 से माइनस करते हैं, तो आपको Ma की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, लेट्स सी, मैं ऊपर का थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि हम इस इक्वेशन को ऊपर यूज़ कर सके और आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। सो स्टूडेंट्स देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं ये वाली, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से प्लस करेंगे और -3 करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो देखिए बच्चों, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर Ma फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं हम, तो हम लिखेंगे लैम्डा नॉट M प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन Cl माइनस, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब हमको उसको सेकंड इक्वेशन से ऐड करना है, तो हम इसको प्लस लगा देते हैं और सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे लैम्डा नॉट, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस लैम्डा नॉट A माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट A प्लस Na प्लस लैम्डा नॉट A माइनस, ठीक है। मैंने ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। अब हमको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, थर्ड इक्वेशन से, तो माइनस कर देते अपन थर्ड इक्वेशन। देखो लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। तो 3 इक्वेशन लिख दिया बच्चों। अब मैं ब्रैकेट अगर ओपन करती हूँ तो देखिए क्या होगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो लैम्डा नॉट प्लस माइनस तो ऐसा ही रहेगा, लैम्डा नॉट Cl माइनस भी एज इट इज ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, लैम्डा नॉट Na ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस वापस प्लस रहेगा, लैम्डा A माइनस नॉट, फिर माइनस का साइन है तो लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ बस यहाँ चेंज है, माइनस प्लस माइनस, तो लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कॉमन टर्म क्या क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक Cl जो है, यहाँ पे भी Cl है, और ये Cl प्लस का है और ये Cl माइनस का है, तो ये आपस में कट सकता है, चलो काट देते हैं, ठीक है। Na यहाँ पे प्लस का और NaCl भी यहाँ पे है, ठीक है। देख लीजिए ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो कट कर दीजिए। तो अब आपके पास में क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपके पास में बच रहा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर M प्लस मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर A माइनस। तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो गई, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप,
अगर मोलर कंडक्टेंस फॉर Ma एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होता है, मोलर कंडक्टेंस फॉर M प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस फॉर A माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो बराबर हो गया ना, तो हमें यही चाहिए था मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों अगर आपको मैंने इसे सॉल्व करके बताया है कि देखो ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, ठीक है। और आपको स्ट्रॉन्ग लाइट कुछ इस तरीके से लेना है, अगर ये M प्लस है तो उसके साथ सॉल्ट का माइनस लगेगा, अगर ये A माइनस है तो सॉल्ट का इसके साथ प्लस लगेगा, और लास्ट में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। उसके बाद में आप जब इन 3 टर्म्स में 1 को सेकंड से प्लस करेंगे और थर्ड से माइनस करेंगे तो आपको जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो Ma के बराबर मिलेगी। तो हमको कुछ इस तरीके से इन टर्म्स को यूज़ करना था, प्लस माइनस करना था, ताकि फाइनली हमें मोलर कंडक्टेंस मिल सके इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट Ma, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको समझा दिया है कि आप जब ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करेंगे तो कैसे आपको Ma के बराबर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे मुद्दे की बात बताती हूँ। हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं तो इनको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके, इनकी जो ये वैल्यूज़ है ये हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो जब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम ये भी इजीली फाउंड, क्योंकि हमने सब स्ट्रॉन्ग लिया है, यहाँ पे हमने सब स्ट्रॉन्ग लिया है, और स्ट्रॉन्ग की तो मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से। तो हमको जब इन सब की वैल्यू पता है तो हम इसकी वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कोलराउश लॉ है वो बताता है कि इंडिविजुअल आयंस की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, आपको सेट ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा और आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि जो नेट मोलर कंडक्टेंस निकले वो Ma के लिए निकले, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो लेट्स सी, हम मोलर कंडक्टिविटी ले लेते हैं CH3COOH के लिए। तो अगर इसकी हम मोलर कंडक्टिविटी देखें तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके लिए मैं 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ। आई एम टेकिंग 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो देखिए 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम लेंगे तो देखिए कैसे इक्वेशन होगी। अब मैं जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, तो जो फर्स्ट है वो है CH3COO नेगेटिव के साथ कुछ जोड़ना है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा H पॉजिटिव के साथ में कुछ जोड़ना है, और लास्ट में मैं एक सॉल्ट लूँगी। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ले रही हूँ NaCl। तो अगर ये पॉजिटिव है तो Cl माइनस यहाँ जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल गई है बच्चों। अब देखो क्या करना है आपको, इन तीनों की इक्वेशन बनाते हैं। तो हम बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COONA, ठीक है ना। ये कैसे बना हमने देख लिया है, ये टर्म हमने यहाँ पे ली है, ये टर्म हमने यहाँ पे ली है, और जो हमने सॉल्ट लिया है उसका पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के साथ जोड़ दिया और इस नेगेटिव पार्ट को इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जोड़ दिया। तो देखो फर्स्ट के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर Na प्लस। इन द सेम वे हम सेकेंड के लिए लेंगे मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी फॉर H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी फॉर Cl माइनस। इसी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी लेंगे हम फॉर NaCl, तो क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी फॉर Na पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी फॉर Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। जब आप इस तीनों इक्वेशन को अरेंज करेंगे, मैं सीधा कर लेती हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन अरेंज कर लेती हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको कॉमन टर्म्स मिलेगी, उनको माइनस करना रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को हमने क्या कहा था, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे और माइनस करेंगे हम थर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा।
तो फर्स्ट हो गया अपने पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, फिर वापस आपको प्लस करना है तो प्लस ही रहने देते हैं क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस के साथ में प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस भी रहेगा, ठीक है। तो चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब बच्चों देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा भी देती हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने ये ब्रैकेट पहले ही हटा दिया सेकेंड स्टेप में की जगह। फिर आप करेंगे माइनस थर्ड इक्वेशन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये Na प्लस का हो जाए, Na माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये इस तरीके से आपको फाइनल इक्वेशन मिली है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें आपको कॉमन टर्म क्या क्या मिल रहा है। आपको कॉमन टर्म पता है, एक तो Na है, यहाँ पे भी Na, यहाँ पे Na प्लस का है, यहाँ पे Na माइनस का है, तो आप उसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो Cl है वो प्लस का है, यहाँ पे जो Cl है माइनस का, तो आप उसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन के लिए और H प्लस आयन के लिए। हमें वही तो इक्वेशन चाहिए थी फर्स्ट वाली, देख लीजिए आप, वही इक्वेशन हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंपल तरीका है, ठीक है। आप चाहें तो एग्जाम में डायरेक्ट ही इन तीनों इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा एलोबरेट करके लिखना ज़रूरी है, अगर रिक्वायर्ड है तो ही आप लिखिए, नहीं तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए, ठीक है। जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों चलो